Hi friends, welcome to the new video. This is your host CMA Pradeep Dhyani. So guys, लॉ का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 अब कैरी कर रहे हैं, नया लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। कोएर्जन, सबसे पहले कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच क्या डिफरेंस है। कोएर्जन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब हम किसी को डरा धमकाते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए यानी उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए डराते धमकाते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए डराते धमकाते हैं, तो वो कोएर्जन होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि आप उस पर मेंटल प्रेशर बना रहे हो, मेंटल या मॉरल प्रेशर बना रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। It involve the physical force or threat. It involve the physical force or threat. जब इट इन्वॉल्व दी फिजिकल फोर्स और थ्रेट, जब हम किसी को फिजिकली फोर्स करते हैं या उसको धमकाते हैं, डराते धमकाते हैं, द एग्रीड पार्टीज कंपेल्ड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट इट्स विल। इट्स इन्वॉल्व मॉरल और मेंटल प्रेशर। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मॉरल मतलब कि फादर और सन जो है, फादर जो है मतलब अपने सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। It involved threatening or committing to commit any act forbidden by Indian Penal Code or detaining or threatening to detain any property unlawfully। यानी कोई आईपीसी इंडियन पिनल कोड एक्ट में कोई काम मना किया वो करने की, यार आप जबरदस्ती गलत काम वो कर रहे हो या किसी को डरा धमका कर उसकी प्रॉपर्टी को छीन रहे हो, तो ये कोएर्जन में आता है। जबकि नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और थ्रेट इज गिवन, मतलब एंड इन्फ्लुएंस में तो उसको मॉरली प्रेशर किया जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। उसको उसको आप किस मान लो आप टीचर हो, तो टीचर जो है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मेरे से पढ़ या उस टीचर की बुक खरीद, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो है वो टीचर को फॉलो करता है, अपने गुरु को। कोर्जन का अगला डिफरेंस है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी वेयर मस्ट बी अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप भी हो किसी तरीके की, ये भी जरूरी नहीं है। कोई भी डरा धमका सकता है आकर, थर्ड पार्टी भी कर सकती है, लेकिन इसमें सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी गुरु शिष्य का, माता पिता का, इस तरीके का रिलेशनशिप होना जरूरी होता है। कोर्जन नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसर नॉर नीड इट, यानी कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी यार मान लीजिए जो टीचर है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वही केवल इस काम को कर सकता है अंडर इन्फ्लुएंस, और थर्ड पार्टी कोई नहीं कर सकती है। कभी कोर्जन में डराना धमकाना कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, और ज्यादातर थर्ड पार्टियां ही करती हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the party whose consent has been obtained by the coercion। यानी क्या नाम उसका, ये जो है voidable होता है, अंडर इन्फ्लुएंस भी voidable होता है। बस इसमें क्या होता है, और द कोर्ट में असाइडेड एनफोर्स इन दी मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कुछ चेंजेस भी कर सकता है कोर्ट, या तो कैंसिल कर सकता है या कुछ जो टर्म्स हैं उसको चेंजेस कर सकता है। In case of coercion, where the contract is rescinded तोड़ना by the agreed party as per section 64, any benefit received has to be restored back to the other party। यानी अगर जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, तो जो बेनिफिट जो बेनिफिट लिया है उसने जोर जबरदस्ती से डरा धमकाकर, वो उसको वापस करना पड़ता है कोएर्जन में। The court has the discretion to direct the aggrieved party to return the benefit in whole or in part or not to give any such direction। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि भाई जो भी बेनिफिट आपने दिया पूरा वापस करो, या कुछ पार्ट वापस करो, या फिर कुछ भी वापस ना करो, ये कोर्ट कर सकता है, लेकिन इसमें तो देना ही, रिस्टोर करना ही पड़ता है। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में लास्ट लास्ट में जाता है कि अगर कोई अपनी मतलब अगर कोई जानबूझकर अगर किसी को धोखा देना चाहता है तो वो फ्रॉड होता है। लेकिन अगर किसी धोखा तो हो चुका है एक्चुअल में, लेकिन जानबूझकर अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, यानी गलती से ऐसा हुआ है, उस बंदे को भी इस बारे में नहीं पता था। जब आप जोर जबरदस्ती से, यानी मतलब आप जानबूझकर किसी को धोखा देना चाहते हो और जानबूझकर धोखा देकर किसी को व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेते हो, तो वो फ्रॉड होता है। लेकिन आपने किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपका इंटेंशन उसको धोखा देना नहीं था, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ और अनजाने से हुआ, और आप भी उससे अनजान थे, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आता है। अब इन दोनों के भी डिफरेंस देखते हैं। इंटेंशन, फ्रॉड में इंटेंशन होती है उस व्यक्ति की, और मिसरिप्रेजेंटेशन में तो उसको पता ही नहीं होता कि गलती भले हो चुकी है, लेकिन टू डिसीव द अदर पार्टी बाय द हाइडिंग द ट्रूथ, यानी आप सच्चाई को छुपाते हो। देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। यहाँ पर धोखा देना किसी पार्टी को होता नहीं है, भले ही धोखा हो जाए, लेकिन उसका इरादा जो होता है, जो उसका मकसद होता है, जो उसकी इंटेंशन होती है, इच्छा होती है, वो धोखा देना मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता। नॉलेज ऑफ ट्रुथ, फ्रॉड में क्या होता है, उसको सच्चाई पता होती है और वो छुपाता है उसको, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में तो उसको सच्चाई पता ही नहीं होती है, वो धोखा है वो गलती से हो जाता है, जो मिस्टेक है उससे गलती से होती है, उसको पता ही नहीं होता इस बारे में। The person making the suggestion believes that the statement is untrue। The person making the statement believes it to be true although it is not true। यानी इस वाले में क्या होता है कि उसको ना सच्चाई का पता होता है फ्रॉड में, और वो छुपाता है ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर ले। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में भले ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आगे हो और फ्रॉड का मतलब गलती भी हुई हो, लेकिन जो गलती करने वाला होता है ना उसको पता ही नहीं होता इस बारे में।
रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कैंसिल करना। द इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। द इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम डैमेजेस, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। द इंजर्ड पार्टी इफ इंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और sue फॉर रेस्ट्रिक्शन बट कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, यानी आप जो मिसरिप्रेजेंटेशन है कॉन्ट्रैक्ट से अलग अलग हो जाइए, लेकिन आप डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको जानबूझकर वो काम नहीं करवाया। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, इसमें क्या होता है ना, फ्रॉड में जो व्यक्ति होता है ना वो ट्रुथ को डिस्कवर नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रॉड में ना वो बंदा छुपाता है चीजों को तो वो देख ही नहीं पाता। The party using the fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth. इंजर्ड पार्टी डिस्कवर ही नहीं कर सकती क्योंकि वो चीजों को छुपाता है, चीजों को मतलब उस तरीके से दिखाता है कि वो बंदा देख ही नहीं पाएगा। लेकिन पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ। यस, क्योंकि उसने छुपाया ही नहीं कुछ चीजें, तो जो भी इंजर्ड पार्टी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, यार कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो अपना अच्छा भला बुरा देखता है ना, वो भी तो चेक करता है चीजों को। अगर वो चेक करता क्या नाम है इस वाले मिस रिप्रेजेंटेशन में, तो आराम से गलती का पता लग सकता था, लेकिन उसने चेक ही नहीं किया, भरोसा किया। और जबकि इस वाले व्यक्ति ने मिस रिप्रेजेंटेशन में उसको धोखा देने की उसकी इंटेंशन भी नहीं थी। For instance, A fraudulently informed B that A's estate is free from incumbents, but thereupon agrees to buy the estate. The estate is however subject to mortgage. यानी मान लीजिए मैं ए जो है वो क्या नाम धोखे से क्या करता है, बी को इन्फॉर्म करता है कि जो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और प्रॉपर्टी पर कोई मतलब कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। बाद में पता चला कि उस प्रॉपर्टी पर ए ने लोन ले रखा था, तो यार लोन ले रखा था ये बात तो ए को पता होगी ना, तो ये फ्रॉड में आएगा। ठीक है, ये तो ये फ्रॉड का आ गया। बट अ पर्सन मतलब समय कोई भी पता लगा सकता है यार, अगर आप कोई बड़ा मकान खरीदे हो 35 40 50 लाख 1 करोड़ का, अगर आप मकान प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो तो आप पूरी उसकी पूरे उसके बारे में जानना चाहोगे, उसके आस पड़ोस में पता करोगे हाँ ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना, आप कागज को दिखाओगे हर जगह। मिस्टेक, मिस्टेक अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल और बायलेटरल, अगर किसी एक व्यक्ति की जो मिस्टेक से हुआ है तो वो वैलिड होगा। वन पार्टी अंडर ऑफ फैक्ट ऑफ मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर बायलेटरल है, दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं तो एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट इज वॉइड। मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अगर वन पार्टी मिस्टेक करती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड होगा, अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक करती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड होगा। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर आप किसी कानून में अगर आप मिस्टेक कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान, तो दो तरह के होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ तो वैलिड होगा, और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम ट्रीट करेंगे एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह। तो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी देखेंगे हम कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। अगर यूनिलेटरल हुआ तो वैलिड हुआ और बायलेटरल हुआ तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक को दोबारा से पढ़ रहे हैं। मिस्टेक को हम दो कैटेगरीज में करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। पहले देखेंगे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अगर यूनिलेटरल है, एक व्यक्ति ने किया है, तो वन पार्टी अगर मिस्टेक पे है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर बायलेटरल है यानी दोनों पार्टी ही मिस्टेक पर है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ मिस्टेक ऑफ लॉ, तो मिस्टेक ऑफ दो लॉ होते हैं, फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ। इंडियन लॉ वैलिड है, फॉरेन लॉ को ट्रीट करेंगे हम बायलेटरल की तरह, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह। फिर वहां पर भी देखेंगे अगर एक बंदे की मिस्टेक यानी यूनिलेटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर लॉ की, और दोनों ही बंदों ने लॉ की मिस्टेक कर रखी है तो ये हो जाएगा वॉइड। ओके, क्या पढ़ा है ये आज हम देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर का एंड कर देते हैं। कोएर्सन और कोइर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है? कोइर्जन में क्या होता है, किसी को डराते हैं धमकाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए डराते धमकाते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसको मेंटली और प्रेशर करते हैं, हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं कि दूसरे बंदे को अपने वर्ड से, अपनी जुबान से, अपनी बोली से उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोइर्जन में क्या होता है, फिजिकल फोर्स होता है और इसमें कोई मॉरल और मेंटल प्रेशर होता है। कोइर्जन में क्या होता है कि धमकाते वमकाते हैं, इसमें ऐसा कोई लीगल काम नहीं करते। कोइर्जन जो है इसमें जो है रिलेशनशिप नहीं का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप होती है टीचर और स्टूडेंट की, पेरेंट्स और चिल्ड्रन की। इसमें क्या है, कोइर्जन कोई भी थर्ड पार्टी भी डरा धमका सकते हैं, लेकिन इसमें ना जो पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है वही केवल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज बन सकती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, और इसमें क्या होगा कि क्या नाम है उसका, कि जो भी चीजें आपने ऑब्टेन की थी वो सारी वापस करनी पड़ेगी, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोल भी सकती है। मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। एक और चीज देख लेते हैं हम पहले।
फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। फ्रॉड में क्या होता है? इंटेंशन। फ्रॉड में जो इरादा होता है ना, फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉड में जो इसका इरादा होता है धोखा देना होता है, लेकिन मिस्टेक में ना इरादा ऐसा नहीं होता पार्टी का धोखा देने का, भले ही धोखा हो जाए वो अनजाने में होता है। ठीक है? नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, यानी जो धोखा दे रहा है ना, फ्रॉड में क्या होता है, सब कुछ पता होता है, उसको नॉलेज होता है, वो उसको फ्रॉड करना ही उसका मकसद होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में उसको चीज की कोई नॉलेज नहीं हो रही है कि यहाँ पर कोई धोखा हो रहा है। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड में आप क्या नाम है क्लेम भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, फ्रॉड में ना आप सच्चाई पता लगा नहीं सकते क्योंकि उसने इस तरीके से प्लान काम किया हुआ होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर आप चाहते तो सच्चाई का आराम से पता लगा सकते थे। उसके बाद है मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक दो तरह की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की है, फिर दोबारा यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब अगर एक पार्टी ने मिस्टेक करी है तो वो वैलिड होगा, और बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी ने ही मिस्टेक करी है तो वो वॉइड होगा। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ वैलिड है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम ट्रीट करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह। तब देखेंगे हमने कि यूनिलेटरल यानी किसी एक ने कानून का मतलब की अवहेलना करी है, दोनों ने करी है। अगर एक ने करी तो वैलिड है, अगर दोनों ने करी है तो ये वॉइड हो जाएगा। तो दिस इज द, है ना, कि हम कब डिस्क्वालीफाइड मानेंगे, है ना। तो कोएर्जन हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया आपका, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया और मिस्टेक हो गया। सो गाइस, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। और इससे पहले के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स हैं सारे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से मैंने समझाया, चीजें एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू सीएमए, सीए, टीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम वाले भी प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।